हेलो दोस्तों, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो विद वीना वर्ल्ड। मैं हूँ आपका होस्ट नील पाटिल। आज मेरे साथ है मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और वीना वर्ल्ड के टूर मैनेजर गणेश दीघे। गणेश ने इनक्रेडिबल इंडिया की बहुत सारी टूर्स की है, पर पिछले कुछ सालों में एक गुजरात में 2018 से एक नई अट्रैक्शन लॉन्च हुई है। वो अट्रैक्शन का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी वीना वर्ल्ड के गुजरात टूर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बहुत सारे टूरिस्ट जो आते हैं वो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने को आते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कि इस टूर का यूएसपी या यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन तो स्टैचू ऑफ यूनिटी ही है। अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी ने बहुत सारे रिकॉर्ड सेट किए हैं, वो तो ऑफकोर्स हम गणेश से सुनेंगे। तो आज चलो बैग भरो निकल पड़ो पे स्टैचू ऑफ यूनिटी एंड सराउंड्स के बारे में बात करेंगे। सो गणेश, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो। ऑफ कोर्स आपने बहुत सारी गुजरात की टूर्स की है, तो आज आपसे स्टैचू ऑफ यूनिटी का एक इंट्रोडक्शन सुन लेते हैं। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। थैंक यू सो मच नील। ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ये प्रोजेक्ट जो अनाउंस हुआ था वो 2010 में लॉन्च अनाउंस हुआ था। और जो कि स्टार्ट जो है ये 2013 से लेके 2018, मतलब अक्टूबर 2013 से अक्टूबर 2018 में लगभग 5 साल का ये पीरियड है। इस दौरान ये प्रोजेक्ट जो है बनाया गया है। अब ये प्रोजेक्ट जो है गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया करके एक गाँव है, छोटा सा गाँव है, लेकिन अब ये एक मोस्टली टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस हुआ है, जिसमें यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट अब यहाँ पर विजिट करते हैं। अब ये स्टेचू बनाया है जो है, इनका नाम है राम सुतार जी। और जो कंपनी इसके साथ जो काम कर रही थी, यह एल कंपनी है, जिसमें जिसके लिए लगभग 2700 करोड़ का लगभग कुल खर्चा आया था। अब प्रोजेक्ट बनाते वक्त बहुत सी डिफिकल्टीज वहां पर उन्हें देखने मिली थी, जिसमें उन्होंने वो सारी डिफिकल्टी, मतलब जितने सारे परेशानियां थी, उन सारी परेशानियों पे उन्होंने सॉल्यूशन निकाल के वो प्रोजेक्ट उन्होंने आगे लेके गए थे। जैसे कि स्पेशली अगर हम लोग दुनिया के अदर देन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अदर देन जो कोई बड़े स्टैचूज है वो देखते हैं, तो उनके जो फुट है, पाव है, पाव के जो उनका पाव है, पाव पे हमेशा कुछ ना कुछ ढका हुआ रहता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैचू है, वो स्टैचू देखते वक्त उन्हें पता चला कि उन्होंने धोती पहना हुआ है, और धोती लगभग उनके बेस जो उनका पाव है, उनके पाव से लगभग 4 से 1 लगभग थोड़ा सा ऊपर है। तो उनको वो सेट करने में डिफिकल्टी आ रही थी कि अगर ये यहाँ से ऊपर जाना है तो उसको कैसे जाएंगे। ठीक है, ये तो और जानकारी मैं आपको आगे देते ही रहूंगा, पर ये बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दिया, जिसमें केवाड़िया हम लोग विजिट करते हैं। केवाड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विजिट करते वक्त और भी सारे पॉइंट्स हम वहाँ पे कवर कर सकते हैं। ग्रेट। सो गणेश, जैसे आपने कहा कि 2010 में ये स्टैचू एनविजन हुआ था, 2018 में ये लॉन्च हुआ, और जब ये स्टैचू लॉन्च हुआ तब से आज तक वो दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू कहा जाता है और है। और ऑफ कोर्स ये स्टैचू आने के बाद गुजरात और ये रीजन में बहुत सारे टूरिज्म के वजह से जॉब्स बने हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। और ऑफ कोर्स स्टैचू पे तो आएंगे ही, पर ऐसे नहीं होता है कभी कि हम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन जाते हैं और एक ही अट्रैक्शन देखते हैं। जैसे लोग जब मुंबई आते हैं गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए, तभी वो संजय गांधी नेशनल पार्क देखते हैं, नरिमन पॉइंट या मरीन ड्राइव देखते हैं, ऑफ कोर्स सीएसटी या छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है वो देखते हैं। वैसे ही मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी को जा रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ, मेरे फैमिली के साथ, तो आजू बाजू में वैसे और क्या क्या मैं कर सकता हूँ अराउंड स्टैचू ऑफ यूनिटी? ऐसे क्या क्या अट्रैक्शंस है जो आप कहोगे कि एज अ वीना वर्ल्ड टूर मैनेजर मैं कहूंगा कि इधर जरूर जाइए? तो ये थोड़ा बताइए। जी सर। इसके पहले जब हम वीना वर्ल्ड के साथ टूर के, जब न्यूली स्टैच्यू हम लोग विजिट करते थे, उस दौरान हम जो बहुत कम पॉइंट्स हम वहाँ पे दिखाया करते थे। पर अब जो है स्टैच्यू के साथ में ही हम लोग वहाँ पर सफारी पार्क देखते हैं, वैली ऑफ फ्लावर देखते हैं, इसी के साथ कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, ये सारे पॉइंट्स हम वहाँ पे अभी कवर करते हैं। अभी रिसेंटली न्यूली एक वहाँ पर पॉइंट ऐड हुआ है, जिसमें नर्मदा रिवर पर एक घाट बनाया गया, और उस घाट में जो है इवनिंग में लगभग 8 बजे वहाँ पर नर्मदा रिवर की आरती की जाती है। और वो आरती देखने के बाद हमें बहुत सा प्रसन्न सा लगता है। अभी स्पेशली जब हम लोग सफारी जो पार्क है जो विजिट करते हैं, वो विजिट करते वक्त हमें ये पता चलता है कि ये सफारी पार्क लगभग 375 एकड़ में फैला हुआ है। और विजिट के दौरान हम लोग जो है
आगे चलते जाते तो हम लोग पूरा सफारी पार्क जो है वो चलते हुए भी वहां पर विजिट कर सकते हैं। उन्होंने इस प्रकार से वहां पे डेवलप किया हुआ है। और जितने सारे एनिमल्स वहां पे लाए गए, मीन्स साउथ अफ्रीका के एनिमल्स है, ऑस्ट्रेलिया के एनिमल्स है, एशिया के एनिमल्स है, वहां पर उनको ओपन एनवायरनमेंट में रखा हुआ है। हाँ, उन्होंने प्रिकॉशंस तो लिए हुए हैं, पर वहां पर ओपन एनवायरनमेंट में रखा हुआ है, वो देखते हुए हमें बहुत सा अच्छा लगता है। अच्छा लगने के बाद वहां पर उन सारी जो एनिमल्स की इंफॉर्मेशन, मीन्स उनकी हाइट क्या है, उनका वेट क्या है, इनकी लाइफ साइकिल क्या है, वहां पर पूरा उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ताकि जब कोई भी अकेला कोई भी टूरिस्ट वहां पर घूमे तो उसको वहां पर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो वहां पर ऑटोमेटिक मिल जाती है। और साथ में बर्ड्स जो है, एक्सोटिक बर्ड्स हो गए या इंडियन बर्ड्स हो गए, वहां पर हमें वो बहुत से देखने मिलते हैं। ये पॉइंट्स जो हम लोग वहां पे देखते ही हैं। और उसी के साथ में हम लोग वैली ऑफ फ्लावर विजिट करते हैं। अब वैली ऑफ फ्लावर विजिट करना, तो लोग समझते हैं कि ये वैली ऑफ फ्लावर है नेचुरल है, पर नहीं, यहाँ की जो वैली ऑफ फ्लावर है ये है मैनमेड है। ठीक है। पर वहां पर वो मैनमेड देखने के बाद पता चल सकता है कि इंसान दुनिया में कुछ भी कर सकता है। क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर जो बनाया गया है, जिस जगह पे बनाया गया है, वो एक्चुअली एक डंपिंग एरिया है। डंपिंग एरिया इसके लिए कि लगभग जो 1961 से लेके 2070 तक जो सरदार सरोवर का काम चल रहा था, उसका पूरा जो एक्स्ट्रा मटेरियल था वो वहां पर पड़ा हुआ था। तो उन्होंने वहां पर लेवलिंग करके उसमें मिट्टी ऐड करके वहां पर फ्लावर्स बनाए दिए। 2018 में जो है यहाँ पर सबसे पहले जो वैली ऑफ फ्लावर का ओपनिंग किया गया था, पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी जी ने। तो वहां पर 48,000 के फ्लावर्स के पौधे थे। अब हम जब यहाँ वहाँ पे जब विजिट करते हैं तो वहाँ पर लगभग 6 लाख से भी ज्यादा पौधे हमें देखने मिलते हैं। और एक सबसे अच्छी बात वहाँ पर एक है कि वहाँ पर विजिट करते वक्त एक डीजीपी कॉन्फ्रेंस हुआ था, और डीजीपी कॉन्फ्रेंस के दौरान हर एक स्टेट के डीजीपी ने, मतलब कोई डीजीपी वहां पर गए थे, उन्होंने वहां का लोकल पौधा लेकर वहां पर एक इंडिया का मैप बनाया, और उस इंडिया के मैप में सारे पौधे वो लगाए गए। और वहां पर पता जाने के बाद पता चलता है कि आदमी जो है कि इतना मेंटेन करता है कि फ्लावर्स भी बहुत अच्छी तरीके से, मीन्स रोजेस के डिफरेंट सारे प्रकार हो गए और सारी जानकारी है वो वहाँ पे हमें पता चलती है। और वहां पर जब उन फ्लावर्स के ऊपर बटरफ्लाई बैठते हैं तो वो देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखने के बाद हम लोग जो है वहाँ पर सबसे मोस्ट अट्रैक्शन जो है वो है वहाँ की बोटिंग। बोटिंग जो है वहाँ पर दो डिफरेंट टाइप में होती है। एक है नौका विहार और दूसरा है एकता क्रूज। अब नौका विहार जो है, ये नौका विहार एक नेचर बोट राइड है। नेचर बोट राइड मीन्स एक छोटी सी भी बोट मीन्स लगभग उस बोट की कैपेसिटी 45 पीपल एट ए टाइम वहाँ पे बैठ के विजिट कर सकते हैं। और 45 मिनट का लगभग वो बोट राइड रहता है। तो बोट के दौरान हम लोग नर्मदा कैनल जो है, एक नेचुरल व्यू वहां पर हम लोग देखते हैं। और नर्मदा कैनल के साथ साथ वहाँ पे टेंट सिटी का व्यू, और टेंट सिटी के साथ साथ वहाँ पे एरोड्रोम, मतलब अभी तक एरोड्रोम जो है ये यहाँ पर जो है एक्टिव नहीं है, पर जब फर्स्ट टाइम 2018 में लॉन्च किया गया था तब से लेके अभी तक बंद बंद है, कुछ कारण मेंटेनेंस के लिए। पर अभी हमने ऐसा सुना हुआ है कि ये साल वो एरोड्रोम जो है वहां पर स्टार्ट होगा। पर ये बोट राइड करते वक्त हमें जो एक मन को सुकून मिलता है या फिर मन को जो शांति मिलती है ना, वो हम लोग उसके बारे में मतलब स्पीचलेस है। और साथ में हम लोग दूसरी बोट राइड जो है जिसे एकता क्रूज कहा जाता है, एकता क्रूज जो है वो श्रेष्ठ भारत भवन से स्टार्ट होती है। ठीक है। पर ये क्रूज जो है लगभग उसकी कैपेसिटी 200 पीपल्स एट ए टाइम वो क्रूज में से ट्रैवल करते हैं। और ट्रैवल करते वक्त हमें दोनों तरफ मतलब दोनों तरफ हमें जो है ना नेचर देखने मिलता है। पर उसी के साथ साथ हमारे जब क्रूज मूव होती रहती है तो उस दौरान वहां पर नर्मदा घाट है। नर्मदा घाट पर वहां पर इवनिंग में रात को 8 बजे आरती होती है, वो आरती भी चाहे तो हम लोग विजिट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ जैसे जैसे क्रूज आगे चलती जाएगी तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैच्यू जो है, उसका बैक व्यू एंड फ्रंट व्यू देखकर हमें एक अलग सा महसूस होता है कि हम लोग और वो इतना स्लोली मूव होती है ना कि हम उस स्टैच्यू के साथ अटैच हो जाते हैं कि कुछ हम अच्छे से देख रहे हैं। सब लोग जो है वहां पर देखते हुए चलते हैं कि नहीं कुछ तो अच्छा है, कुछ तो है। लगभग वो 3 से 4 मिनट हम लोग उस पोर्शन में जब जाते हैं तो हमें बहुत सा अच्छा लगता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है, इसके अलावा आप जो है कैक्टस बटरफ्लाई गार्डन भी विजिट कर सकते हो। अगर हाँ किसी को शॉपिंग वगैरह कराना है करना है तो वहाँ पे एकता मॉल भी है। एकता मॉल के साथ साथ आप वहाँ पर एकता फूड कोर्ट है, जहाँ पर आप खाने पीने की सारी चीज़ें वहाँ पर आपको अवेलेबल है। और स्पेशल बात वहाँ पर ये है कि वहाँ पर नॉइज और पोल्यूशन ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अच्छी बात ये है कि हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट तक अपनी व्हीकल लेके जानी है, और फिर उसके बाद उनके ही इलेक्ट्रिकल बसेस से हमें वो पूरा स्टैचू जो है विजिट करना है।
और उस स्टैचू विजिट करते वक्त उनके पर्टिकुलर पॉइंट से, मतलब हमें जिस पॉइंट तक जाना है उस पॉइंट तक उनके व्हीकल कंफर्म जाते हैं। तो उस दौरान वहां पर ना ट्रैफिक मिलती है ना नॉइस पोल्यूशन मिलता है। ठीक। तो वो विजिट करते वक्त लोगों को भी अच्छा लगता है कि एक पर्टिकुलर जितना जो एरिया है वहां पर कोई भी नॉइज नहीं रहता, पोल्यूशन नहीं रहता, और वो स्टैचू और उतनी सारे साइट सीन जो है वो अच्छे से वहां पर विजिट करते हैं। और आपको अगर बताना चाहूंगा कि वहां पर एक यूनिटी ग्लो गार्डन करके है, लगभग 35 लाख से ज्यादा एलईडी लाइट्स वहां पर लगाए गए हैं। और वो रात को 6:30 के बाद वो सारे टूरिस्ट के लिए ओपन किया जाता है। 1 डेढ़ घंटा वहां पर आप बिता सकते हो, पर वो बिताने के बाद इतना अच्छा वो लाइटिंग्स दिखाई देते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, ट्रीज, इनमें सब वो लाइटिंग्स लगाई गई है, जो कि हम लोग वो अच्छे से विजिट कर सकते हैं। और वहां पर फोटोग्राफी वगैरह ये मोस्टली फ्री रहता है, एज अ मोबाइल फोटोग्राफी वगैरह। सो दोस्तों, गणेश ने हमें पिछले 5 या 7 मिनट में ये कन्विंस कर दिया कि जब आप स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने जाओगे तो स्टैचू ऑफ यूनिटी एक ही चीज है 10 चीजों में से जो आप एक्चुअली वहां देख सकते हो। तो चलो गणेश, आखिरी सवाल पर मेन सवाल, वापस आते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी पे। तो अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी जब हम जाते हैं तब हम वहाँ क्या कर सकते हैं? वहाँ मैंने ऐसे भी सुना है कि व्यूइंग डेक है, वहाँ पे एक शो भी होता है। तो आप ही बताइए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का प्लान कैसे रहता है, या मेरी स्टैचू ऑफ यूनिटी की आइटिनरी कैसे रहेगी? अगर आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है एक्चुअल स्टैचू विजिट करना है, तो आप मोस्टली इवनिंग में 4 o'clock to 6 o'clock, जो उनका एक पर्टिकुलर स्लॉट होता है। अब यहाँ पर इतनी अच्छी चीज़ है कि सारे टिकट्स आप जो है वो ऑनलाइन निकाल सकते हो। ठीक है। और वहाँ पर नॉर्मली जैसे हम लोग मेट्रो के टिकट स्कैन करते हैं, ओके, वो स्कैनर वहाँ पर अवेलेबल होता है, वो स्कैनर से आप लोग डायरेक्टली अंदर जा सकते हो। अंदर जाने के बाद हार्डली आपको 500 मीटर चलते हुए जाना है, पर चलते जाते वक्त आप जो है स्टैच्यू की ओर जब चलते जाते हो तो आपको स्टैच्यू का पूरा व्यू जो है अपने आंखों को है ना एक सुखदाई लगता है। आप जब वहां पर जाओगे तो स्टैच्यू का सबसे पहला आपको बेसमेंट में, ठीक है, एक गैलरी है। अभी मैं आपको स्टैच्यू की एक्चुअल हाइट बताता हूँ। स्टैच्यू 182 मीटर का है, पर उनकी एग्जीबिशन हॉल से लेके सरदार वल्लभ भाई जो है उनकी सर तक उसकी हाइट जो है लगभग 240 मीटर की है। और एक्चुअल स्टैचू ओनली 182 मीटर का है। तो मोस्टली हम लोग बेस में जो है एग्जीबिशन हॉल पहले विजिट करते हैं। एग्जीबिशन हॉल विजिट करने के बाद, ठीक है, वहां पर हमें एक लेवल है, फुट लेवल, जहां पर जाकर आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनका उनके पाँव को आप छू सकते हैं और वहां पर आप नतमस्तक हो सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आपको स्टैचू का व्यूइंग गैलरी देखना है, तो व्यूइंग गैलरी देखते वक्त आपको वहां पर 2 लिफ्ट अवेलेबल है। लगभग आप 135 मीटर तक आप, मतलब उनकी जो चेस्ट लेवल है 135 मीटर पे है। तो 135 मीटर पे आपको जाने के लिए हार्डली 40 सेकेंड्स लगते हैं। 40 सेकेंड्स में आप ऊपर जाने के बाद आपको पता चल जाता है कि हम लोग कहाँ पर आ गए। और कहाँ पर आने के बाद आप जब जैसे विविन डेक पे जाते हो, डेक पे जाने के बाद आपको दोनों तरफा एक सतपुड़ा रेंज और एक विंध्याचल रेंज, ये 2 रेंज हमें वहाँ पे देखने मिलती है। और उसी के सामने ही हमें सरदार सरोवर डैम का एक बेहतरीन नज़ारा देखने मिलता है। अब वो नज़ारा देखने के बाद हम लोग बोलते हैं कि बाबा कैसे बनाया होगा, या जो व्यू है, मतलब कैसे यहाँ पे सेट किया गया है। क्योंकि जहाँ पर स्टैचू खड़ा किया गया है वो स्टैचू साधु नाम का टापू है। उस टापू के ऊपर पूरा स्टैचू बनाया गया है। तो ऊपर जाने के बाद हम जो जब सामने सरदार सरोवर डैम जो देखने के बाद पता चलता है कि वो डैम कितना बड़ा है। वो डैम का पानी भी हम लोग को वहां से देख सकते हैं। और ये देखने के बाद पूरा, मतलब उनके बैक साइड, मतलब जो है हम लोग व्यू देख सकते हैं। और उस व्यू के दौरान भी हमें बैक व्यू भी इतना अच्छा लगता है कि अभी ये कहाँ तक से कहाँ तक अपनी नजर जहां तक जाएगी वहां तक हमें पूरा दिखने देता है। और नीचे के जो गार्डन्स है या वैली ऑफ फ्लावर है वहां से भी, मतलब वैली ऑफ फ्लावर का टॉप व्यू से देखना होगा तो आपको व्यूइंग गैलरी जाना होगा। अब व्यूइंग गैलरी ये सब कुछ देखने के बाद आप चाहे तो वापस एग्जीबिशन हॉल में आ सकते हो। अब एग्जीबिशन हॉल में आपको लगभग मेरे हिसाब से 1.5 घंटा बहुत हो गया, जहाँ पे आप पूरी सारी इंफॉर्मेशन जो है अबाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आपको पूरी जानकारी वहाँ पे दी जाती है। और आपको वो जानकारी अगर सुनने या पढ़ने के लिए टाइम नहीं है तो आपके लिए वहाँ पर एक लेजर शो भी है। प्लीज लेजर शो मिस मत करना। लेजर शो वहाँ का मोस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है। अब लेजर शो जो है वहाँ पर 2 जगह पे दिखाया जाता है, एक कैंपस व्यू और एक हेलीपैड व्यू। आप लेजर शो कहीं से भी देखिए आपको वो उतना ही क्लियर दिखेगा। मीन्स स्टैचू जो है लगभग 3 किलोमीटर दूर से हमें क्लियरली दिखता है।
इतना बड़ा वो स्टैचू है। तो आप कोई भी कैंपस में बैठिए, या चाहे तो हेलीपैड में बैठिए, या फिर आप कैंपस व्यू में बैठिए, आपको वहां पर लेजर शो क्लियरली दिखाई देगा। 30 मिनट्स का लेजर शो है, पर 30 मिनट्स के लेजर शो में आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है, उनका स्टडी कैसे हुआ, उन्होंने आंदोलन कहाँ पे किए, आंदोलन के दौरान उनको कितनी बार जेल जाना पड़ा, ठीक है, गांधी जी ने उन्होंने कितना हेल्प किया, या फिर जितनी सारी जानकारी आपको पहले सेक्शन में मिलती है। और सेकंड सेक्शन में स्टेचू कैसे बनाया गया, ये आपको वहां पर पूरा बताया जाता है। मीन्स ब्रॉन्ज कहाँ से लाया गया, इतना सारा मटेरियल कितने टाइम में उन्होंने जमा किया, या फार्मर्स ने वहां पर कितनी हमें मदद की, और साथ में वो स्टेचू खड़ा करने के लिए कितनी सारी दिक्कतें आ रही थी। ये सारी जानकारी हमें ना इस सेकेंड इसमें पता चलती है। ठीक है? तो अगर आपको वो देखना है तो आपको 30 मिनट्स तो कम से कम आपको वो स्टेचू के लिए रखना ही है, पर वो लेजर शो जो है आपको मिस नहीं करना है। सो गणेश, आपने ये बताया कि आप किधर से भी वो देख सकते हो, आप हेलीपैड पे बैठो या और किधर सीटिंग हो बैठो। तो बहुत बार शोज में ऐसे होता है कि अरे लोग भागते हैं, मुझे पहली सीट पकड़नी है या मुझे लास्ट सीट पकड़नी है, वहां से अच्छा दिखता है। तो क्या इधर ऐसे सीटिंग के लिए झगड़ा होता है, या हम आराम से जा सकते हैं और वो शो देख सकते हैं? एक्चुअली सीटिंग कैपेसिटी लगभग 2000 पीपल की है, पर लोगों को ये मानना रहता है कि मैं जितना सामने बैठूंगा उतना मुझे स्टेचू क्लियरली दिखाई देगा। हाँ, मैं ना नहीं बोलता हूँ, पर आप स्टेचू कोई भी कोने में से देखिए, वहां पर आपको क्लियरली दिखाएगा। हमने बहुत बार देखा हुआ है कि लोग लोग जो है वहां पर अपना हैंकी या फिर रुमाल डाल के रखते हैं कि मेरा यहाँ पे कोई फैमिली मेंबर बैठा हुआ है, या फिर कोई अपना बैग्स वगैरह वहां पर रख देते हैं। ठीक है, छोटे बैग्स वगैरह तो वहां पर रख देते हैं। तो उस दौरान ऐसे हो जाता है कि मैं इतना पीछे जाके बैठूंगा तो मुझे वो दिखाई नहीं देगा। नहीं, आप कहीं से भी जाइए, क्योंकि जैसे स्कूल में बेंचेस होते हैं वैसे बेंचेस वहां पर लगाए गए। तो वो वहां पर आप कहीं पर भी बैठिए, या आप हेलीपैड में भी बैठोगे। हेलीपैड लगभग मेरे हिसाब से 1 किलोमीटर दूर है फ्रॉम स्टेचू, पर फिर भी वो हेलीपैड से वो स्टेचू और उसका साउंड या फिर लेजर हो गए या फिर सारे लाइट्स हो गए, उतने ही हमें क्लियर देखते हैं। मतलब मैंने दोनों जगह से देखा हुआ है, उसे मुझे कोई कंपेरिजन नहीं लगा। हाँ, क्योंकि मुझे स्टेचू देखना है, मुझे वो इन्फॉर्मेशन सुनना है। पर जो इन्फॉर्मेशन जब बताए जाते हैं तो उतना थोड़ा टाइम हम जो है उनके लिए जब देते हैं, तो हमें पता चलता है कि उन्होंने अपना पूरा भारत एक करने के लिए कितनी सारी मेहनत ली हुई है, कितना सारे कार्य किया हुआ है। तब हमें उनका जो एक उन्होंने जो हमारे लिए किया हुआ है तब पता चलता है। और जब शो खत्म होने के बाद हमें एक प्राउड फील होता है कि हम लोग एज अ इंडियन, हमारे एज भारतीय, कि वो शो देखने में हमें पता भी चल जाता है कि प्राउड टू बी एज अ इंडियन। यस, ऑफ कोर्स। सो गणेश, एक क्लैरिफिकेशन, हेलीपैड से हम जब देखते हैं तभी वहां पे भी इंफॉर्मेशन सुनाई देती है? यस, यस, यस। ग्रेट। सो दोस्तों, ये है टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड। तो अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी जा रहे हो तो डोंट वरी कि मुझे पहली सीट मिलनी चाहिए। जैसे गणेश ने हमसे कहा कि आप कहाँ पे भी बैठ सकते हो, क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी इंडिया की प्राइड है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये 2010 में एनविजन किया था, 2018 में लॉन्च हुआ है, और पिछले 4 सालों में वेदर कोविड और नॉट बहुत सारे टूरिस्ट जा रहे हैं, एंड वो ऐसे एक बकेट लिस्ट आइटम सा बन गया है। और जैसे गणेश ने हमसे कहा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी आप जाते हो तब बहुत सारी चीजें आजू बाजू में भी है। इन द स्टैचू ऑफ यूनिटी कंपाउंड में ऐसे कहूंगा, या स्टैचू ऑफ यूनिटी सिटी, जो आप जरूर देखो। सो गणेश, थैंक यू सो मच। आप चलो बैग भरो, निकल पड़ो के इस एपिसोड पर आए। अगली बार ऑफ कोर्स आप तो गुजरात जाते ही रहते हो, वैसे ही और कौन सी टूर जब आप करके आओगे तभी हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और दोस्तों थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू चलो बैग भरो निकल पड़ो। मिलेंगे अगली बार विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, विद अनदर इंटरेस्टिंग वीना वर्ल्ड टूर मैनेजर। थैंक यू, टेक केयर।